नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी की हमने एक सीरीज चलाई है और लास्ट लेक्चर मैंने जो अपलोड किया था वो आर्टिकल 352 को देखा था, इसकी प्रक्रिया देखा था। आज हम लोग इस लेक्चर पे अनुच्छेद 352 के प्रभाव की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, इसके बाद इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब बताया था कि आर्टिकल 352 का टाइटल राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है, बल्कि इसको हम लोग जनरल बोलचाल की भाषा में कहते हैं, बल्कि इसका जो टाइटल रखा गया है आपातकाल की घोषणा रखा गया है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि जो अनुच्छेद 352 है 3 आधारों पर लगाया जाता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। जब 352 युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है तो इसको बाहरी आपातकाल कहते हैं, और जब आर्टिकल 352 जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो इसको आंतरिक आपातकाल कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, जो सशस्त्र विद्रोह है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसकी जगह पर आंतरिक अशांति लिखा हुआ था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन जिस तरह से 25 जून 1975 को इसका दुरुपयोग किया गया, उससे सबक लेते हुए 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द डाल दिया गया। 1978 के पहले अनुच्छेद 352 को लगाने के लिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश ही पर्याप्त होती थी, लेकिन इसका दुरुपयोग हुआ था, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए और ये कह दिया गया कि कैबिनेट की लिखित अनुशंसा पर ही अनुच्छेद 352 को लगाया जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री की निरंकुश स्थिति को रोक दिया गया हमेशा के लिए। अब ये भी ध्यान रखना, कैबिनेट शब्द भारत के संविधान में, मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को भी डाल दिया गया। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए, और हमने ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर राष्ट्रपति 352 को लगा देता है तो यह 1 महीने के बाद तभी सस्टेन कर पाएगा जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से इसको पारित कर दिया जाए। और ये भी हम लोग ने पढ़ा था कि एक बार पारित होने पर यह अधिकतम 6 महीने तक लगा रह पाएगा, और इसके बाद अगर इसको समय बढ़ाना है तो फिर संसद को इसको पारित करना पड़ेगा। सेम प्रक्रिया रहेगी, विशेष बहुमत से दोनों सदन इसको पारित करेंगे। और हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि ऐसा 6-6 महीने करके इसको अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने सब देख लिया था, अनंत समय तक ये बढ़ सकता है, ये दिमाग में हम लोगों ने डिस्कस किया था पूरी तरह से। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सिर्फ आर्टिकल 352 के लगने पर ही जो है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। और यही कारण था बच्चों, तो ये कहा गया क्योंकि फंडामेंटल राइट पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है सरकारें अत्यधिक शक्तिशाली हो रही हैं, जनता के अधिकार कमजोर हो रहे हैं, जनता पर सरकार निरंकुश हो रही है और जनता पर शोषण होने की संभावना रहती है। इसीलिए कहा गया कि विशेष बहुमत से पारित कराओगे, 1 महीने के भीतर पारित कराओगे, और एक बार में एक ही बार यह लगा रह, एक बार में 6 महीने तक ही यह लगा रह पाएगा। यहाँ तक सब चर्चा हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, इसका भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश की पीएससी भी पूछ सकती है, यूपीएससी भी पूछ सकती है, प्रीलिम्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे इसके पहलू तोड़े हुए हैं। केंद्र राज्य संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, केंद्र राज्य की कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो विधायिका है, राष्ट्रपति की अध्यक्ष शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक पॉइंट ये भी लिख लेना, न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इन सभी पॉइंट को हम छोटे में समझने की कोशिश करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज से आपका कि अनुच्छेद 352 का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीजों को समझने के पहले ये चीज ध्यान में रखना होगा, हम यहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग करेंगे, सरकार का भंग होना
और सदन का भंग होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर रहता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सरकार का भंग होना और सदन का भंग होना, ये दोनों ही बहुत ही अलग अलग अर्थ देते हैं। अगर सरकार भंग हुई है तो इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वैकल्पिक सरकार भी बन सकती है या सदन भी भंग किया जा सकता है। लेकिन यदि सदन भंग हो गया है तो इसका मतलब एक ही चीज होती है कि अब नया इलेक्शन पक्का होने वाला है, नया चुनाव कराना ही होगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वैकल्पिक सरकार बन गई तो सदन भंग नहीं होगा और नया चुनाव नहीं होगा। दोनों शब्दों को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे जब पढ़ेंगे हम, है ना। फिर से समझा रहा हूं, सरकार का भंग होने का मतलब ये होता है, यहां पर दो परिस्थितियां हो सकती हैं। अगर सरकार मिड टर्म में भंग हो गई है तो यहाँ पे दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो वैकल्पिक सरकार बन जाएगी और वैकल्पिक सरकार के ना बनने पर सदन को भंग कर दिया जाएगा और नया चुनाव करवाया जाएगा। ये तो पहली कंडीशन है। सरकार अगर 5 साल के बाद भंग हो रही है या 4.5 साल के बाद भंग हो रही है तो उस कंडीशन पर निश्चित रूप से नया चुनाव होगा। ये ध्यान रखना, मैं सरकार का भंग होना मतलब मिड टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सदन का भंग होने का मतलब ही होता है कि नाउ कोई भी विकल्प नहीं बचा है सिवाय नए चुनाव करवाने के लिए, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा सीधा कहते हैं, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो जाएगी हमारी? भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह एक संघात्मक से एकात्मक हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाती है? संघात्मक से एकात्मक हो जाती है ना। ये समझना, 352 लग गया, एकात्मक बदल गई। अब मैंने लिखा है कि केंद्र राज्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो अब आप समझना क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसी के पॉइंट को 1 2 3 पे देखना। हाँ, कार्यपालिका पर प्रभाव क्या पड़ेगा? राज्यों की कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो राज्यों की कार्यपालिका पर यह प्रभाव पड़ेगा कि अब राज्य की सरकारें केंद्र सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों पर कार्य करेंगी, है ना। क्योंकि 352 लगा हुआ है इसलिए। तो ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे लिखा है एकात्मक हो गई है। आपके मन में आ रहा होगा विधानसभा क्या भंग हो जाएगी, क्या राज्य सरकारें भंग हो जाएंगी? तो मैं बताता हूं, दोनों चीजों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना तो विधानसभा भंग होगी ना ही राज्य सरकारें भंग होंगी, बल्कि इनको थोड़ी देर के लिए इनको इनएक्टिव मोड में डाल दिया जाता है और केंद्र सरकार जो है एक्टिव मोड पर आ जाता है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि केंद्र सरकार को भी जो है राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कार्यपालिका पर प्रभाव। विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है, सामान्य परिस्थितियों पर राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है। लेकिन अगर 352 लग गया है तो यह अधिकार राज्यों की विधायिका के पास रहेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर संसद भी जो है राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकेगी। और ऐसा कानून जो संसद ने बनाया है, समझना, ऐसा कानून जो संसद ने बनाया है वह आपातकाल के हटने के 6 महीने तक लागू रहेगा और 6 महीने बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, है ना। सिर्फ 6 महीने तक उसके बाद लागू रहेगा, ठीक। वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है आपातकाल की स्थिति चल रही है। ऐसे में केंद्र राज्य के बीच जो वित्तीय हस्तांतरण के फॉर्मूले हैं उसको चेंज किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस फॉर्मूले को चेंज कर सकती है। और ये जो नया फॉर्मूला आएगा, मान लो कि आज ही ये खत्म हो गया और अभी मान लो महीना चल रहा है अप्रैल, तो ये जो नया फार्मूला बनाया है ये पूरे वित्त वर्ष तक संचालित रहेगा। बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पे मैंने पहले वाले में कहा था, कार्यपालिका वाले में, विधायिका वाले में, कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा
और जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा उसके 6 महीने तक वो लागू रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरा चीज़ कह रहा हूँ कि यह जो है पूरे वित्त तक, पूरे फाइनेंशियल ईयर तक ये लागू रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। तीसरे में आ जाओ। फिर मैंने कहा था केंद्र व राज्य की, है ना, कार्यपालिका, यहाँ पे क्या आएगा, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अगर 352 लगा है तो केंद्र व राज्य की जो लोकसभा है, केंद्र की लोकसभा और राज्य की विधानसभा, इनके कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक एक वर्ष करके इसको कितनी समय तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब एक बार में 1 वर्ष बढ़ेगा, फिर 1 वर्ष में फिर 1 वर्ष, फिर तीसरी बार में एक वर्ष बढ़ेगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है भारत में। 5वीं लोकसभा, याद रखिएगा, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। क्वेश्चन आपसे कभी पूछ सकता है कि कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। मैंने एक पॉइंट और डाला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, सामान्य परिस्थिति पर राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत संघ सूची में वर्णित विषयों व संवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर अध्यादेश निकालता है। लेकिन अगर अनुच्छेद 352 लगा हुआ है तो राष्ट्रपति को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी अध्यादेश निकालने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। रिपीट करता हूं, सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत संघ सूची व संवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर अध्यादेश निकालता है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश की परिभाषा ये होती है कि जब कार्यपालिका के द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाता है तो ऐसी विधि को हम लोग अध्यादेश के नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सामान्य परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत संघ सूची व संवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर अध्यादेश निकालता है। लेकिन जब अनुच्छेद 352 लगा होता है तो भारत का राष्ट्रपति राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी अध्यादेश निकालने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ मूल अधिकार पर प्रभाव। इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि मूल अधिकार पर क्या इम्पैक्ट। मैंने जैसा पहले कहा था कि सिर्फ अनुच्छेद 352 के लागू होने पर ही मूल अधिकार को सस्पेंड किए जाएंगे। अब यहाँ पे ना हम लोग पूरी चीज समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हम लोग आपातकाल को ले लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा प्रॉपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मूल अधिकार पर। ये आपातकाल है 352 का, 352 का। ये हमारा बता रहा है बाहरी आपातकाल को बता रहा है और ये बता रहा है आंतरिक आपातकाल को, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन से एक प्रावधान ये भी किया गया था कि अनुच्छेद 20 व 21 किसी भी परिस्थिति पर स्थगित, सस्पेंड नहीं होंगे, तो इन पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये तो एज इट इज बने रहेंगे। तो बाहरी आपातकाल आपको पता है युद्ध के आधार पर लगाया जाएगा या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाएगा, ठीक है। बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा दिया गया है, ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखना, जैसे ही घोषणा की गई ऑटोमेटिक आर्टिकल 358 एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियाशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियाशील हो जाएगा। तो जब आर्टिकल 358 क्रियाशील हो जाएगा तो आर्टिकल 358 क्रियाशील होने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 19 जो है स्थगित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आर्टिकल 19 जो है स्थगित हो जाएंगे। पक्की बात है। अब समझना, आर्टिकल 19 स्थगित हो जाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 359 को भी आवश्यकता पड़ने पर भारत का राष्ट्रपति एक अलग नोटिफिकेशन के माध्यम से एक्टिवेट करेगा। तो आर्टिकल 359 में क्या कहा गया? आर्टिकल 359 में कहा गया है कि शेष मूल अधिकार को राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर स्थगित कर सकता है। तो ये कंडीशन है। कब? बाहरी आपातकाल के लगने पर आर्टिकल 358 स्वतः ही क्रियाशील हो जाएगा, अर्थात जैसे ही घोषणा होगी अनुच्छेद 19 गया,
अनुच्छेद 19 क्या है? जिसमें हम लोग 6 अधिकारों की चर्चा करते हैं, है ना? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें दिया गया है, संघ बनाने का, सम्मेलन करने का, निवास करने का, व्यवसाय करने का, घूमने का अधिकार, सब इसमें दिया गया है। तो ये आपका गया, ये अधिकार को एंजॉय नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर लग रहा है राष्ट्रपति को सिचुएशन बड़ी खराब है और शेष मूल अधिकार को भी सस्पेंड करना है, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा और आर्टिकल 359 को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा। आर्टिकल 359 के एक्टिवेट होने का मतलब क्या हुआ कि शेष मूल अधिकार जो है स्थगित हो गए, है ना? 20-21 तो जाएगा नहीं। अब आंतरिक आपातकाल मान लो लग गया, किस आधार पर लगाया गया? आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसको लगाया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना अनुच्छेद 19 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे 19 और 20 और 21 तीनों बचे रह जाएंगे। तो अब क्या करेगा? अगर आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रपति जो है एक अलग से नोटिफिकेशन निकाल के 359 को एक्टिवेट करेगा और इसके माध्यम से जो शेष मूल अधिकार हैं उनका निलंबन कर देगा। पक्का? तो ये इम्पैक्ट था आर्टिकल 352 का भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा हम लोगों ने देख लिया। कितने सारे पहलू पर देखा कि फिर से एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। मैंने कहा कि जो है पूरी भारत की राजनीतिक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह राज्य सरकार को चाहे तो प्रत्येक विषय में आवश्यक दिशा निर्देश दे सके और राज्यों से भी अपेक्षा हो जाती है कि वह केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, ना तो राज्य की सरकार भंग होती है ना राज्य की विधायिका भंग होती है, दोनों सुसुप्त अवस्था में चली जाती हैं। ठीक है, विधायिका पर सामान अब राज्यों के साथ साथ केंद्र को भी राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और ऐसा कानून आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने बाद तक लागू रहता है। वित्त वाले में समझना, वित्त का जो केंद्र राज्य के बीच में जो वित्त का हस्तांतरण होता है उसके फॉर्मूले को रिडिफाइन किया जाता है और उसके तहत और ऐसा रिडिफाइन जो डेफिनेशन जो न्यू फॉर्मूला निकाला जाता है वह आपातकाल जिस फाइनेंशियल ईयर में बंद हुआ है उस पूरे फाइनेंशियल ईयर तक वो फार्मूला कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, मैंने चौथा लिखा था अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी अध्यादेश निकालने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और मूल अधिकार पर इम्पैक्ट। ये था हमारा, तो ये था हमारा अनुच्छेद 352 का भारतीय राजनीति व्यवस्था में क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसकी हमने चर्चा की है। ध्यान रखना अनुच्छेद 352 को आज तक में 3 बार लगाया गया है, सिर्फ 1962, 1971 और 1975 पे लगाया गया है। तो यहीं तक ये वीडियो था और थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम लोग आर्टिकल 356 को लेके आएंगे, आर्टिकल 360 को लेके आएंगे और उसका भारत की राजनीति पर प्रभाव की चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य पॉलिटी जो हम लोग ले रहे हैं न सिर्फ प्री बल्कि मेंस दोनों को मैं लेके चल रहा हूं और बिल्कुल आपको जितना भी एस्पेक्ट हो सकता है मैं हर एस्पेक्ट की यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।